नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो तरंग 90.0 एफएम, रामलाल आनंद महाविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं शिवांश स्वागत करता हूं आपका अर्थोनॉमिक्स का ज्ञान की इस नई कड़ी में, जिसमें आज हम बात करेंगे स्टार्टअप के बारे में। और इसी विषय के बारे में बात करने आज हमसे जुड़े हैं तुषार कंसल जी। तुषार कंसल ने इन वर्षों में एडटेक, फिनटेक, कंज्यूमर, B2C, B2B और D2C, एग्रीटेक, डिसरप्ट एंड डीप टेक के साथ साथ नॉन टेक फील्ड्स जैसे काफ़ी सारी फील्ड्स में स्टार्टअप और ग्रोथ स्टेज कंपनियों का सपोर्ट किया है। 2021 में एशियन अफ्रीकन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक इवेंट में एशियन अफ्रीकन बिजनेस समिट में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का पुरस्कार दिया गया। बिजनेस कनेक्ट मैगजीन द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का भी पुरस्कार दिया गया। इंडियन काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन यानी AICRA द्वारा इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में बेस्ट स्टार्टअप सपोर्टर का पुरस्कार दिया गया। तुषार लॉयल VC द इन सीड लेड कैनेडियन VC फंड के साथ एक वेंचर एडवाइजर है, जिसके पास 50 से ज्यादा देशों में 220 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है। तो स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस कॉलेज ने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके स्टूडेंट्स को एड्रेस करूं। मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं कॉलेज में आके स्टूडेंट्स की जो एनर्जी होती है और जो कॉलेज का माहौल होता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो करियर जर्नी है उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं कि किस कारण से आपने स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल की दुनिया में थॉट लीडर और थॉट इन्फ्लुएंसर आप जिस तरह से बने। मेरी जो स्टार्टअप जर्नी थी उसमें मैंने एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी और MBA मैंने साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। तो उसके बाद मैंने इमीडिएटली एक एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन लगाया था। तो मैंने जब एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन किया, मैंने चलाया, सक्सेस भी मिली मुझे, लेकिन मैंने हमेशा ये देखा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। हमें नॉलेज नहीं है कि एक नए बिजनेस की क्या स्टेजेस होती हैं, और हमें ये भी नॉलेज नहीं है कि जो कंपनीज काफ़ी बढ़ जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, उनको किस किस तरीके की मार्केट से फ़ायदे मिल सकते हैं, किस किस तरीके की सपोर्ट मिल सकती है, किस किस तरीके का कैपिटल मिल सकता है, किस किस तरीके की फंडिंग मिल सकती है। वो सब मुझे नॉलेज नहीं थी। और जब 2008 का लीमन ब्रदर्स क्राइसिस था, उससे पहले जो मार्केट्स थी 3 साल तक बहुत बूम कर रही थी, तो मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला डेलॉयट एंड टूश ज्वाइन करने का। और जब मैंने डेलॉयट एंड टूश ज्वाइन किया तो मुझे समझ में आया कि जैसे राखी सावंत कहती है कि जो भगवान नहीं देता वो कॉस्मेटिक सर्जन देता, उसी तरह से जो मार्केट नहीं देती वो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग देती। तो जो काम फाइनेंस कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि फाइनेंस के अंदर कितनी ऑप्शंस हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और उसके बाद जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के वेंचर फंड में गया, ब्रांड कैपिटल में, तब मैंने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराया कई कंपनीज में। आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम देयर। तो वहाँ से मुझे वेंचर कैपिटल समझ में आया कि वेंचर कैपिटल कि सिर्फ ये फायदे नहीं है कि आप उसमें से प्रॉफिट बनाएं, बट उसके अंदर एक पूरा मैक्रो रैशनल है, एक पूरा रीज़न है जिसकी वजह से वेंचर कैपिटल इतना आगे आ चुकी है और जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत लोग इस माध्यम से कमाना चाहते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा रैशनल भी है। और मैंने अपने आप को जब ब्रांड कैपिटल के बाद बड़ी कंपनीज में काम किया, एयरसेल में और रशियन टेलीकॉम कंपनी MTS में मैंने $2.5 बिलियन का फंड रेज किया उनके लिए। तो तब भी मैंने जो स्किल्स वेंचर कैपिटल में सीखे थे वो मैंने काफ़ी यूज़ करे। और फाइनली मैं CFO था डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स का, जो $200 बिलियन की अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म है, गुगनहाइम पार्टनर्स, उनकी कंपनी थी। उस टाइम मुझे बहुत हेल्प आया, वो जो बहुत काम आया जो मैंने वेंचर कैपिटल में सीखा था। और कंसल्टेंसी वेंचर्स तो पिछले 8 साल से चल रही है और हमने 450 वेंचर कैपिटल फंड्स का नेटवर्क बनाया है जो इंडिया, सिंगापुर, UAE, US एंड UK इनको कवर करके चलता है। और साथ ही साथ हम लॉयल VC एक कनेडियन वेंचर कैपिटल फंड है, उसकी हमने 300 इन्वेस्टमेंट्स कराई हैं 60 कंट्रीज़ में। तो ये जो मतलब वेंचर कैपिटल के लिए मेरा जो मतलब मेरी बहुत बड़ी कन्विक्शन है कि अगर किसी कंपनी को आगे ले जाना है तो वेंचर कैपिटल इज़ द राइट। सर, आपने अलग अलग फील्ड्स में स्टार्टअप का सपोर्ट किया है। आपके अनुसार वो कौन से मेजर रीजंस हैं जो किसी स्टार्टअप की सफलता में कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वे किसी भी इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो ऐसा है कि अगर आज आपने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हो तो आपको हमेशा ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि अभी तक इंडियन रेलवेज़ IRCTC ऑपरेट कर रही है, उस पर 50 करोड़ लोग यूज़ करते हैं। अभी तक उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों नहीं यूज़ हो रही? अगर गूगल यूज़ कर सकता है और गूगल के इंडियन इंजीनियर्स ही कर रहे हैं,
माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, अमेजोन तक के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है, यूट्यूब जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है। तो इंडियन रेलवेज क्यों नहीं कर सकते? आप सोचिए, आप टिकट बुक करने जाते हो और आपके जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं उसके बेसिस पे वो आपको पहले से ऑटोमेटेड रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर देता है कि क्या आप यहाँ जा रहे हो, तो फिर आपको ये ट्रेन लेनी चाहिए, और हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप फर्स्ट क्लास लेते हो या सेकंड क्लास लेते हो, उसके हिसाब से ये रेट्स हैं और ये रेट्स ऐसे चेंज हो रहे हैं इस हफ्ते में, तो आपको इस टाइम पे सस्ती मिल जाएगी। ये सब क्यों नहीं हो सकता? तो इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। मतलब जो एक स्टार्टअप है, लेकिन एक स्टार्टअप को अगर आपको शुरू करना है तो इट बिगिंस विद अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आपकी आंख हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आप हमेशा सोचो कि इस चीज़ को इम्प्रूव करने की क्या पॉसिबिलिटी है। अगर किसी चीज़ को इम्प्रूव करने की पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब उसमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट हो सकती है। फिर आप ये देखो कि किसी और कंट्री ने वो किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो कितनी सक्सेस मिली उसमें। वो आपको, अगर गूगल का टाइम है, इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो चुकी है, आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है, प्राइमरी या सेकेंडरी रिसर्च करनी है, बहुत आसान है, लेकिन आप करो तो सही। उसके बाद आप जब सोल्यूशन स्टेटमेंट बनाओगे, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि कस्टमर उस चीज़ के लिए पैसे देगा या नहीं देगा। मेन चीज़ ये है, हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, चाहे आईआईटी में, शार्क टैंक में, आई वाज अ शार्क इन आईआईटी दिल्ली, तो मैंने ये देखा कि इतना जज्बा होता है टेक्नोलॉजी को लेके कि आप एक चीज़ क्रिएट करने निकल जाते हो, लेकिन आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भूल जाते हो कि कस्टमर उसके पैसे देगा या नहीं देगा। तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखते हुए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बनाना है, और जब आप वो सोल्यूशन स्टेटमेंट बनाओगे, उसके साथ साथ आपको एक ऐसी टीम बनानी है जो थोड़े से आपके साथ चले, कुछ साल आपकी विजन के साथ चले, और उनको इंसेंटिवाइज भी करना है आपको, कि मतलब उनको कुछ शेयर्स दें, आप उनको सैलरी ज़्यादा नहीं दे पा रहे तो आप थोड़े से ईसॉप्स दो, शेयर्स दो। और वो बनाने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है वो ये है कि मार्केट साइज कितना बड़ा है। आज आपने एक चीज़ क्रिएट करनी शुरू कर दी, और आपने जब कैलकुलेट किया कि इंडिया का मार्केट साइज कितना है, तो आपको रियलाइज़ हुआ 75 करोड़। यानी 75 करोड़ का अगर आपने आधी मार्केट भी ले ली, तब भी आपका 37-38 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं बनेगा 4-5 साल के बाद। तो फिर आप क्या वैल्यूएशन लोगे? वीसी फंड वाला जो है वो बात करता है 5,000 करोड़ वैल्यूएशन, 10,000 करोड़ वैल्यूएशन की। उसकी बहुत बिग थिंकिंग होती है, वो छोटी थिंकिंग में बिलीव नहीं रखता। तो आपको मार्केट साइज भी ध्यान में रखना है, और बस यही सारी चीज़ें, मतलब डिटेल में तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मतलब ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते सर, आपको बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से सम्मानित किया गया है। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज एंड फिलॉसफीज़ हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के प्रति आपकी अप्रोच को गाइड किया है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, सीड स्टेज पे, प्री सीड स्टेज पे, उस टाइम पे आप फाउंडर के ऊपर पैसा लगा रहे हो। तो फाउंडर के अंदर अगर आपको दम दिखता है, और यहाँ पे ये बात आती है कि लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा आईआईटी और आईएम वालों के ऊपर क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूफ एक बार करके दिखा रखा है। तो आप कहते हो ये देखो, इस आदमी को लड़ना जानता है, मार्केट से भी लड़ेगा कल को, ब्रांड से भी लड़ेगा कल को, तो फाउंडर के ऊपर आप पैसा लगाते हो। लेकिन जब आप थोड़ा सा मैच्योर वे में आगे देखते हो, तो एक टर्म आती है हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड में, उसको बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि क्या आपने आइडिया से नेक्स्ट लेवल पे जाके एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई, ऐसी सर्विस बनाई जो मार्केट में खड़ी हो सकती है, प्रैक्टिकल है भी या नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जब हिटलर का वॉर चल रहा था, तो कई इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो हिटलर को खुश करना चाहते थे। वो ये सोचते थे आज हमने हिटलर को खुश कर दिया तो हिटलर बहुत बड़ा आर्मी का, डिफेंस का पैसा डालेगा हमारे प्रोडक्ट में। तो एक डिफेंस इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसने वर्ल्ड का बिगेस्ट टैंक बनाया, और उसने रेलवे लाइन के ऊपर उस टैंक को ले जाके हिटलर को दिखाया। वो 4-5 स्टोरी बिल्डिंग जितना बड़ा टैंक था। अब देखो, उस बंदे की सोच तो ठीक थी कि उसने वर्ल्ड की बिगेस्ट चीज बनाई, लेकिन वो चीज इम्प्रैक्टिकल थी कि कोई भी एरोप्लेन देखेगा और उसको शूट डाउन कर देगा क्योंकि वो विजिबल है। तो सिर्फ एमवीपी से काम नहीं चलता। उसके बाद जो टर्म आती है हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड में, वो आती है प्रोडक्ट मार्केट फिट, पीएमएफ। पीएमएफ का मतलब कि वो प्रोडक्ट मार्केट में बेच के आपने देखा या नहीं देखा, कि उसके लिए कस्टमर पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा, आपने जो मार्केट रिसर्च करनी है वो कर रखी है या नहीं, आपकी टीम सेट है या नहीं, आपकी प्राइसिंग प्रोडक्ट की सेट है या नहीं। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो होती है पीएमएफ। और उसके बाद आपको
बहुत इन्वेस्टर ऐसे मिलते हैं जो पैसा खुशी खुशी डालने को तैयार होते हैं। जी सर, आप इन्वेस्टर्स डॉट्स के ग्लोबल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। आप प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की पहचान कैसे करते हैं और इन्वेस्टमेंट चाहने वाले स्टार्टअप्स को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं तो इन्वेस्टमेंट चाहने वाले स्टार्टअप्स को, फाउंडर को ये सलाह दूंगा कि अपनी गूगल प्रेजेंस बनाओ। आप मीडियम पे ब्लॉग्स लिखो, आप लिंक्डइन पे कोलैबोरेटिव पोस्ट डालो, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए, आपके यूट्यूब पे वीडियोस होने चाहिए, आप थोड़ी इवेंट्स अटेंड करो, विजिटिंग कार्ड्स एक्सचेंज करो, आप लोगों से मिलो। ये जो पूरा स्टार्टअप फील्ड है, ये एक थॉट्स का फील्ड है जिसमें हम अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं और इन्वेस्टर भी काफ़ी खुला होता है इस मामले में। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ अपॉर्चुनिटीज़, वो ये कि मैं हर सेक्टर को ट्रैक करता हूँ कि जो मेरे इंटरेस्ट का सेक्टर है उसमें क्या चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल मेटावर्स, बड़ी बात होती थी मेटावर्स बनेगा, वो नाउ इट इज़ नोवेयर। तो AR VR की बात होती थी, अभी इतना तो पिक नहीं किया। क्रिप्टो की बात होती थी, ब्लॉकचेन की बात होती थी, इतना तो नहीं गया। तो कोवर्किंग स्पेस में वीवर्क आप देख लो, $47 बिलियन से लेके अब बैंकरप्सी फाइल कर दी है। तो जो अच्छे चल रहे हैं सेक्टर आप देख लो, मामा अर्थ का IPO आ रहा है 10,000 करोड़। सो डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि लोगों को सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो D2C लेवल की वेबसाइट से मिल जाते हैं। उसमें ब्रांडिंग भी क्रिएट करने की एक अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह से फिनटेक बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज इंडिया में आधार और आधार का जो KYC सिस्टम है इतना इजी वाला, और उसके साथ साथ UPI, तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने बेस बनाया है उसके ऊपर जो इंडिया स्टैक जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर फिनटेक कंपनीज बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो फिनटेक बहुत अच्छा चल रहा है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी एडटेक अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि कोविड के बाद लोग ऑनलाइन आ गए थे पढ़ने, अब वापस ऑफलाइन चले गए हैं। तो इस तरह से सारे सेक्टर्स को ट्रैक करके हम लोग करते हैं। सर, आपने IIT और IIMs का जिक्र किया था, तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन जैसे इंस्टीट्यूट में एक मेंटोर और जज के रूप में आप एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और उनके स्टार्टअप आइडियाज़ में क्या गुण देखते हैं? देखिए, IIT में मैंने ये देखा, मतलब गुण तो खैर बहुत थे, गुणवान लोग भी बहुत थे, थोड़े कंफ्यूज लोग भी थे। जैसे एक पंडित जी का बेटा था, वो सोचता था कि मंदिर की पूजा कराने के लिए मैं एक ऐप बना सकता हूँ, जिससे आपकी कॉलोनी के पास वाला जो पुजारी होते हैं वो आपको ऐप के थ्रू मिल जाएंगे। तो इस टाइप के लोग भी थे जो हर तरीके की अपनी जो अवेयरनेस थी उसके अंदर टेक्नोलॉजी को लाने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं वहाँ पे बोर्ड रूम में बैठा था IIT में, अभी रिसेंट शार्क टैंक पे, तो एक स्टूडेंट लखनऊ का था, वो आया, उसने बोला कि सर मैं घर गया था, मैंने मम्मी को बोला कि मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी बना रहा हूँ, और अगले दिन 50-50 लाख के 3 चेक हमारे रिलेटिव्स ने हमारे घर भेज दिए, और वो हमारे ड्रॉअर में पड़े हुए हैं। तो मैं उस चेक को अभी शेयर्स में कन्वर्ट करूं या फिर थोड़ी कंपनी बड़ी कर लूं, जब थोड़ी सी बड़ी हो जाए तब करूं। तो उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, बस IIT ब्रांड का जो एक्सपोजर लेवल है वो इतना हाई है, और जो IIT का कंपटीशन है वो वर्ल्ड का टफेस्ट कंपटीशन है, स्टैनफोर्ड से भी ज़्यादा, हार्वर्ड से भी ज़्यादा, मतलब एक अलग ही लेवल का कंपटीशन है। तो उन लोगों की जो जब आप कहते हो ना, आप फाउंडर मार्केट फिट ढूंढ रहे हैं, हम फाउंडर मार्केट फिट कि फाउंडर कौन से पे पैसे डालें, तो जनरली आप IIT पे डालना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है यार ये देखो एक्सपोजर भी है, प्लेटफॉर्म भी है, कल को एलुमनाई नेटवर्क भी है, कल को एलुमनाई से हेल्प चाहिए होगी, फंडिंग की हेल्प चाहिए होगी, सारे VC फंड्स में IITians बैठे हुए हैं। तो ग्लोबली आपको $100 मिलियन रेज करने हैं, पेंशन फंड से, एंडाउमेंट फंड से, हेज फंड से, सॉरी यूनिवर्सिटी फंड से, वहाँ भी IITians मिल जाएंगे, तो आपको मीटिंग्स आसानी से मिल जाएंगी। तो ये IIT और IIM का बेनिफिट है। लेकिन मैं सब स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि इसमें आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है अगर आप IIT IIM से नहीं हो, क्योंकि इट इज़ अ डेमोक्रेटाइज्ड वर्ल्ड। जो आदमी एक अच्छी मार्केट को अंडरस्टैंड करता है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझता है, सब लोग एक्नॉलेज करते हैं कि इसको जो ये कर रहा है इसको पूरी नॉलेज है, और फिर इन्वेस्टर पैसा डालने के लिए तैयार हो जाए। जी सर, क्या आप वेंचर कैपिटल की दुनिया में कुछ इंसाइट्स बता सकते हैं, खासकर उन स्टार्टअप्स के लिए जो सिक्योर फंडिंग की तलाश में है, और फंड रेजिंग के दौरान स्टार्टअप कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? ज़रा इन दो चीज़ों को बता दीजिए। देखिए, स्टार्टअप फाउंडर सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो ये सोचते हैं स्प्रे एंड प्रे, कि 2000 फंड्स को डील भेज दो तो कोई तो इन्वेस्ट कर देगा। एक्चुअली क्या है कि वेंचर कैपिटल वाला आपकी कंपनी में 5 या 10 साल के लिए आ रहा है, तो इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स अ पार्टनरशिप, वो आपकी कंपनी में शेयर ले रहा है। तो आपको भी रिलेशनशिप तरह से ही आगे अप्रोच करना पड़ेगा। आप उससे पर्सनली मिलो, इवेंट पे मिलो,
उनसे बोलो मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आपके साथ एक कॉल रखना चाहता हूँ और मैं कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मेरा ब्लॉग है, ये मेरा वीडियो मैंने बनाया है, वीडियो पिच डेक बनाया है। जैसे पिच डेक एक 14-15 स्लाइड का डॉक्यूमेंट होता है, वो बना के रखो आप। अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम लोग, मेरी टीम बना देगी। तो वो आप अप्रोच पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे अब नई टर्म आई मार्केट में, यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब कि कंपनीज जो प्रॉफिटेबल हैं, जो अपना प्रोडक्ट प्रॉफिट में बेच रही हैं, और इन्वेस्टर ऐसा ही प्रोडक्ट ढूंढ रहा है जो प्रॉफिट में बिके, लॉस में ना बिके। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप पहले से यूनिट इकोनॉमिक्स का एक पेजर बना के रखोगे, 1 पेजर, कि मेरी कंपनी कैसे यूनिट इकोनॉमिक्स पे सही है। तो ये तैयारी अगर आपने पहले कर रखी है तो जब आप इन्वेस्टर को अप्रोच करोगे आपसे गलती नहीं होगी। तो उनको पिचिंग कैसे करनी है, जैसे उनको पिच डेक उनका बनाना है, फिर 5 साल की प्रोजेक्शंस बनानी होती हैं फाइनेंशियल, जिसको फाइनेंशियल मॉडल बोलते हैं। फिर कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी पड़ती है उसके बेसिस पे। फिर अगर आपकी कंपनी चलती चलाई कंपनी है तो उसका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो MIS होता है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है इन्वेस्टर के आगे 1 पेज के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम लोग गाइड करते हैं उसमें, कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं इन्वेस्टर के। तो ये सारी चीज़ें हम लोग गाइड करते हैं। इन्वेस्टर जो 20 पेज का एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म शीट देता है, उसके अंदर कौन से क्लॉजेज हैं, कल को आप फंस ना जाओ, तो हम लोग उसमें भी पूरा गाइड करते हैं जब प्रोसेस में। सर, आपके अब तक के करियर में सबसे यादगार पल या अचीवमेंट्स क्या रहे हैं और उनसे आपने सीखा क्या? देखिए, मुझे आइकरा वालों ने बुलाया था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और स्टेम जो फील्ड है उसके अंदर हमारा जो योगदान रहा है उसके लिए उन्होंने हमें ऑनररी इनवाइट भेजा था। लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा डॉक्टर किरण बेदी को, तो मैं इतना खुश हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं हमेशा उनको बहुत ऑनर, मतलब मेरे माइंड में बहुत इज्जत है उनके लिए। और जब स्टेज पे अनाउंस हुआ दैट मेरे को अवार्ड मिला है और डॉक्टर किरण बेदी देंगी, इट वॉज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो अगर उनकी जगह कोई और होते, मतलब कोई ऐसे पॉलिटिशियन होते जिन्होंने खुद लाइफ में कुछ खास किया नहीं है, तो मैं खुश नहीं होता, इवन इफ वो मिनिस्टर होता कोई। लेकिन बिकॉज इट वॉज हर द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया, आई रियली फेल्ट कि चल यार तुषार, तूने लाइफ में कुछ तो किया। और उसके अलावा जो हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं लॉयल VC के थ्रू 300 कंपनीज में 60 कंट्रीज में, उसके अंदर 1/3 इन्वेस्टमेंट्स हमने वुमेन लेड कंपनीज में की हैं जिसमें फीमेल फाउंडर है। आई एम वेरी हैप्पी दैट ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे फीमेल का अभी मतलब काफ़ी काम होना बाकी है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, जहाँ पे अभी विमेन को ड्राइव करना अलाउ हुआ है, जहाँ पे अभी उनको अलाउ किया है कि ब्रदर और हस्बैंड के अलावा किसी अकेले बाहर जा सकती हैं। तो ऐसी जगहों पे हमने फीमेल लेड बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे मुझे लगता है कि हमने ना सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन लिया है, बट हमने एक सोशल कॉज के लिए एक ऐसा योगदान दिया है जो आगे जाके बहुत अच्छा रहेगा, उन विमेन के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन जो रोल मॉडल बनेंगी ये विमेन दूसरों के लिए, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों में मेरे को बहुत खुशी मिलती है। और अगर किसी को मेरे से कनेक्ट करना है तो लिंक्डइन पे तुषार कंसल आप सर्च करोगे, या कंसल्टेंसी वेंचर्स ए से स्टार्ट करके आप सर्च करोगे, मेरी वेबसाइट पे भी जाके तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन लिंक्डइन। जी सर, मैं आपसे बस एक फाइनल वर्डिंग्स लेना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए आप एक फाइनल इंसाइट क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि जो ऊपर वाला है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उसने सेम कॉन्शियसनेस हम हर एक को दी है। अगर हम उसके अंदर टैप नहीं करेंगे, हमारी जो पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड एक बुक है, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको टैप नहीं करोगे तो आपको जो माइंड है वो फियर से दिखाता रहेगा। तो आप अगर उन लोगों की जर्नी देखो जिन्होंने कुछ किया, तो वो कोई ऊपर से निकल के नहीं आए थे, वो आम जनता में से ही निकल के आए थे। और जो उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी, एक वो लाइन है, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। यानी जब आप एक बहुत लो फेस देख लेते हो, उसके बाद आप उसमें से स्ट्रांग बन के निकलते हो। तो लो फेस से आप डरो मत, आप फेस करते जाओ, यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर। और आप ही के अंदर वो स्ट्रेंथ है। आजकल हर चीज डेमोक्रेटाइज्ड है, गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वर्ल्ड के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, उनका जितना ज्ञान है, कंटेंट है, वो सारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी एडटेक कंपनीज की वेबसाइट पे है, या फिर गूगल पे है, या चैट GPT पे है। तो मतलब आप सीखने वाले बनो। जो स्किलिंग चाहिए आपको वो आप खुद करो, और आपको लोग हेल्प करेंगे। आप अपना अच्छे क्वेश्चन पूछने वाले इंसान बनो, आपको अच्छे आंसर देने वाले लोग मिलेंगे।
आप घर से बाहर निकलो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो लिंक्डइन पे आई एम ऑलवेज अवेलेबल। जी, तो जैसा सर ने बताया कि अगर आपको कुछ भी और जानना हो, कुछ भी और समझना हो, सीखना हो, तो आप सर से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माय बेस्ट विशेस टू रामलाल कॉलेज एंड द एंटायर टीम हियर। आज के अर्थनॉमिक्स के ज्ञान के एपिसोड में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे एक नई कड़ी में। नमस्कार।